नमस्कार साथियों, स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का आज की इस कक्षा में। साथियों, अपने साइंस की एक टॉपिक वाइज सीरीज हमने शुरू कर रखी है जिसमें पादप टॉपिक के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस कर रहे थे और उसी को आज अपने आगे बढ़ाएंगे। 23 प्रश्नों को मैं आपको बता चुका हूं, लगभग इतने ही 22-23 प्रश्नों को और इस वीडियो में अपने कर लेंगे। ये टॉपिक आपका हो जाएगा पूरा। साथियों, अभी आरएएस का पेपर हुआ था और आरएएस के पेपर का जो लेवल था उसकी भी थोड़ी सी मैं चर्चा आपके साथ करना चाहूंगा। सबसे पहले हम जीके की बात करेंगे और उसके बाद बात करेंगे साइंस की। सबसे पहले चलिए साइंस की बात कर लेते हैं। साइंस में जितने भी टॉपिक्स जो अपने ग्रेड 3 या रीट के सिलेबस से मिलते हैं, उन टॉपिक्स के जो प्रश्न थे वो आपके नोट्स में से ही थे, नोट्स के बाहर प्रश्न नहीं गया। तो हमने जो नोट्स बनाए हैं वो एनसीईआरटी बेस बनाए हैं, इसलिए बाहर नहीं गए साथियों। दूसरी चीज ये भी है कि साइंस में लिमिटेड चीजें हैं और लिमिटेड बुक्स हैं। लिमिटेड बुक्स का मेरा मतलब ये है कि जिस प्रकार हिंदी ग्रंथ अकादमी की यहाँ किताबें, उस प्रकार से साइंस की अपने किताबें नहीं है, है ना। साइंस की ऑथेंटिक जो बुक्स हैं वो बोर्ड की बुक्स ही मानी जाती हैं। इसीलिए जो डॉक्टर के लिए जो एग्जाम होता है, नीट का एग्जाम, उसमें भी एनसीईआरटी से प्रश्न आते हैं, है ना। तो साइंस के लिए तो एनसीईआरटी की बुक्स ही आधार रहेंगी, जो हम लोग पहले से पढ़ाते आ रहे हैं और आगे भी उन्हीं को पढ़ाएंगे और उन्हीं को आपको पढ़ना है। तो जो आपको कंटेंट दिया गया है उसी पर बने रहें। साइंस में कहीं इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आराम से आपके ग्रेड 3 का या रीट का या और भी जो एग्जाम होगा जिसमें जो टॉपिक्स हैं, जो टॉपिक मैंने करवाए हैं वहीं से प्रश्न आपको मिलेंगे। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बात करें जीके की, तो साथियों जीके को बहुत डेप्थ में पूछा गया था और ग्रेड 3 के लिए मैंने जो जीके का कोर्स बनाया है या पढ़ा रहा हूं जिसमें मैं, उसमें इसी चीज को मैंने ध्यान में रखा है कि हर एक छोटी से छोटी चीज के ऊपर अपना ध्यान रखते हुए हम जीके के कोर्स को पढ़ाएं। ऐसी चीजें आपको बताई जाएं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। केवल जो पुराने आए हुए प्रश्न हैं केवल उन्हीं तक सीमित न रह करके उससे आगे की चीजें भी आपको थोड़ी बहुत बताई जाएं, जिससे कि एग्जाम में इस टाइप का अगर पेपर आ जाए तब उसको आप आराम से हल कर पाओ। हालांकि ग्रेड 3 और आरएएस के लेवल में दिन रात का फर्क है, लेकिन आप लोग ये भी जानते हो कि कर्मचारी चयन बोर्ड जो है वो कई बार आरपीएससी को फॉलो करता है और आरपीएससी को फॉलो ही नहीं करता, आरपीएससी से 2 कदम आगे जाने की कोशिश करता है। आप देखते होंगे कि जो ग्राम सेवक का पेपर कर्मचारी चयन बोर्ड बनाता है वो पेपर आरएएस के पेपर से भी कठिन कई बार बना देता है। तो अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, खास तौर पर जीके में। साइंस और मैथ में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो कोर्स आपको दिया हुआ है उसको पूरा करिए। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो एप्लीकेशन आकाश कटेवा ऑनलाइन क्लासेज नीचे पट्टी जा रही होगी, उसके ऊपर नाम है। प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, कोर्स ले सकते हो, या जीके और साइंस मैथ का पूरा कोर्स भी हमारा अवेलेबल है। जीके की डेमो क्लास देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कितने बढ़िया स्तर का आपको पढ़ाया गया है। और कोर्स ज्वाइन करोगे तो आपको निश्चित ही उसमें फायदा होगा। बहरहाल चलिए अब शुरू कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। और सबसे पहला जो प्रश्न है अपना वो है, इनमें से कौन सी अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मापन की इकाई है, यानी एनर्जी करेंसी, ऊर्जा मुद्रा। तो साथियों ऊर्जा मुद्रा के बारे में बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया था जब कंटेंट हमने पढ़ा। तो मैंने आपको बताया भी था कि एटीपी को साथियों ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। तो यहां आपका आंसर होगा एटीपी। और एटीपी जो ऊर्जा मुद्रा है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म है, इसे ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। इसे ऊर्जा का भंडार भी बोल देते हैं, ऊर्जा की मुद्रा भी बोल देते हैं। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, तो साथियों माइटोकॉन्ड्रिया में इसका निर्माण होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ कोशिका, कोशिका का शक्ति ग्रह। इसी वजह से इसको कहा जाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है और एटीपी ऊर्जा इकाई है। इस ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जो क्रियाएं हैं, है ना, विभिन्न जो जैविक क्रियाएं हमारी, उनको करने में कोशिकाएं जो हैं वो इस ऊर्जा का उपयोग करती हैं और इस ऊर्जा का संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो एटीपी यहां पर आपका सही जवाब रहेगा। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। विभिन्न जैविक क्रियाओं की बात करें तो विभिन्न जैविक क्रियाएं क्या हैं?
श्वसन है आपका, है ना, श्वसन है, ढेर सारे पोषण है, ये सारी जैविक क्रियाएं तो हैं। 25 नंबर प्रश्न अपना, ऑक्सीजन की मदद से पाइरुवेट का विघटन खालिस्तान में होता है, क्लोरोप्लास्ट में, कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक द्रव्य में। तो ऑक्सीजन की मदद से पाइरुवेट का विखंडन होता है और बाद में लास्ट में जाके अंतिम उत्पाद के रूप में अपने को कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह और ऊर्जा वगैरह मिलती है, वही तो एटीपी के रूप में ऊर्जा मिलती है वहीं, और वह कार्य होता कहाँ पर है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। ये सारी क्रियाएं कहाँ होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में ही होंगी। और इसी पाइरुवेट की विघटन सब यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट का विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और उसमें अंतिम उत्पाद के रूप में अपने को ऊर्जा जो वो प्राप्त होगी एटीपी के रूप में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब यहां पर रहेगा। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 26 की बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं? श्वसन के अंतिम उत्पाद यानी कि पाइरुवेट विखंडन के बाद अंतिम उत्पाद क्या हमें प्राप्त होगा, वही यहां पर आपको बताना है। श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या हैं? CO2 और O2, O2 और ऊर्जा, ग्लूकोज और O2, और D है आपका CO2, H2O और ऊर्जा। तो मैंने अभी आपको बताया था कि पाइरुवेट के विखंडन के बाद में, विघटन के बाद में अपने को अंतिम उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है, और श्वसन वाला चैप्टर जब मैंने आपको पढ़ाया था तब बहुत अच्छे से इन सब बातों को बताया था। तो निश्चित ही आप सबका भी ऑप्शन डी ही होगा। तो ऑप्शन डी यहां पर आपका सही उत्तर रहेगा। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 27 अपना, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? लौंग है ना, लौंग वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, ये अपना प्रश्न है। फल, तना, जड़ या फूल की कली? देखिए ये साथियों, ये जो प्रश्न है ना लौंग वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चाहे आप सीटेट का एग्जाम देख लो, चाहे DSSB का एग्जाम देख लो, चाहे आप अदर बोर्ड के टेट एग्जाम देख लो, अदर स्टेट के, वहां पर ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, तो अपने भी आ सकता है। तो लौंग जो है ना, लौंग वो साथियों एक फूल की कली, फूल की कली से प्राप्त किया जाता है। लौंग फूल की कली से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, इसके बाद में प्रश्न नंबर 28 अपना, कौन सा जीव ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है? कौन सा जीव ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है? वायुजीवी, परजीवी, अवायुजीवी या सहजीवी? तो साथियों देखिए, सहजीवी जो होता है वो तो आपका शैवाल के साथ में जो कवक है ना, लाइकेन जिसको अपने बोल देते हैं, वो सहजीवी के रूप में रहते हैं। तो वहां तो श्वसन की क्रिया होगी, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की आवश्यकता भी रहेगी, तो सहजीवी तो नहीं होगा। इसके बाद में साफ साफ ऑप्शन दे रखा है कि ऑक्सीजन के बिना, यानी अवायुजीवी, अवायुजीवी इसका ऑप्शन होगा। वायुजीवी है तब तो, वायुजीवी तो हम लोग हैं ही, तो हमें तो ऑक्सीजन की आवश्यकता है ही। परजीवी भी जो है वो दूसरे पौधों पर आधारित रहते हैं, तो यहां पर भी ऑक्सीजन की आवश्यकता रहेगी। लेकिन अवायुजीवी जो होते हैं ना, जैसे यीस्ट है, यीस्ट एक अवायुजीवी है, अवायवीय शोषण करता है यीस्ट, ठीक है ना। और उसके बाद में वो अल्कोहल का निर्माण करता है यीस्ट। उसके बारे में हमने जो सूक्ष्म जीव थे उसमें पढ़ा भी था कि यीस्ट जो है वो अवायवीय रूप से शोषण करता है और अल्कोहल का निर्माण करता है। तो अवायुजीवी इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। अच्छा ए सी आ गया क्या पहले? ऑप्शन बी सही होगा, बी यानी कि अवायुजीवी इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा। ठीक है, चलो जी अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है अपना, मिट्टी से पौधे की जड़, हाँ जी प्रश्न देख लीजिए, मिट्टी से पौधे की जड़ कोशिकाओं में जल और खनिज आयनों की गति के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? यानी मिट्टी से पौधे की जड़ों, पौधे की जड़ कोशिकाओं में जो जल और खनिज आयनों की गति है उसके संदर्भ में 4 कथन हैं। कौन सा कथन सही है ये आपको बताना। पहला है, आयन और जल एक साथ अवशोषित होते हैं। बी, आयन पहले सक्रिय परिवहन द्वारा अंदर प्रवेश करते हैं, इसके अंदर, जड़ों के अंदर,
उसके बाद सकेंद्रित प्रवणता के अनुदिश जल प्रवेश करता है। सी है आयन पहले निष्क्रिय परिवहन द्वारा अंदर प्रवेश करते हैं, उसके बाद सक्रिय परिवहन द्वारा जल प्रवेश करता है। डी पहले विसरण द्वारा जल अंदर प्रवेश करता है, उसके बाद आयनों का सक्रिय परिवहन होता है। सबसे पहली बात, जल में साथियों विसरण, जल का आगमन निर्गमन कभी भी विसरण के माध्यम से नहीं होता है, परासरण के माध्यम से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी तो आपका बिल्कुल ही गलत है। आयन और जल एक साथ भी प्रवेश नहीं करते, तो बी और सी में सही है। तो सी जो है उसमें क्या है, निष्क्रिय परिवहन दे रखा है। तो साथियों आयनों का परिवहन कभी भी निष्क्रिय रूप से नहीं होता है ना। आयनों का परिवहन सक्रिय परिवहन के माध्यम से ही होता है जड़ों के लिए। तो मिट्टी से पौधों में, पौधे की जड़ कोशिकाओं में जो आयन है वो पहले प्रवेश करेंगे और उसके बाद में जल प्रवेश करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका सही उत्तर रहेगा। इसमें प्रश्न नंबर 29 में ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, हाँ, प्रश्न नंबर 30, उस प्रक्रिया का क्या नाम है या उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके कारण जीवित कोशिकाओं को अल्प पराशरी विलयन में रखने पर उनके आकार और आकृति में विस्तार होने लगता है। साथियों अल्प पराशरी विलयन कौन सा होता है? ऐसा विलयन जिसमें पानी की मात्रा, अगर अपने बात करें अल्प पराशरी विलयन है और एक अपने पास है कोशिका, ठीक है। अल्प पराशरी विलयन में क्या होगा कि जो विलयन है उसमें पानी की मात्रा क्या होगी, कम होगी, यानी पानी की जो सांद्रता है वो कम होगी। कोशिका के अंदर जो सांद्रता ना पानी की, उस सांद्रता से कम सांद्रता होगी अल्प पराशरी विलयन में। इससे होगा क्या कि एक सेकंड ना, गलती कर दी थोड़ा बताने में। जीवित कोशिका को डालने पर वो फूलेगी ना, क्योंकि फूलेगी तभी जब पानी अंदर जाएगा। तो अल्प पराशरी विलयन क्या होता है? ऐसा विलयन जिसमें पानी की सांद्रता अधिक होगी कोशिका के अंदर पानी की सांद्रता से, है ना। ये अपने पास कोशिका है, कोशिका के अंदर जो पानी की सांद्रता है वो तो कम है, और जो विलयन जिसमें कोशिका को डाला गया है उसमें क्या है, पानी की सांद्रता अधिक है कोशिका की बजाय। इस वजह से होगा क्या कि ये जो पानी है, पानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जाएगा, यानी कि पानी जहां अधिक है वहां से कम की तरफ जाता है। सीधी सी बात तो यही है। तो पानी की मात्रा यहां अधिक है तो इधर पानी जाएगा इसमें कोशिका में, कोशिका क्या करेगी, फूल जाएगी। कोशिका क्या करेगी, फूल जाएगी साथियों। तो कोशिका फूलेगी। इस प्रकार का विलयन जो वो अल्प पराशरी विलयन होता है। अति पराशरी विलयन क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा कि कोशिका के अंदर पानी की जो मात्रा है वो अधिक है और विलयन में कम है, जिसकी वजह से कोशिका से पानी आ जाएगा बाहर और कोशिका सिकुड़ जाएगी। समपराशरी विलयन क्या होता है, जिसमें पानी जो है ना वो अंदर बाहर तो जाएगा लेकिन मात्रा लगभग न के बराबर अंदर जाती है और न के बराबर बाहर आती है, क्योंकि दोनों की जो एक प्रकार से पानी की दोनों जगह जो मात्रा या सांद्रता है वो इक्वल होती है। इस वजह से कोशिका के आकार में कोई परिवर्तन समपराशरी विलयन में नहीं पड़ता। तो साथियों उस प्रक्रिया का नाम बताना है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो उसको बोलेंगे परासरण। अभी मैंने आपको बताया था कि जल का परिवहन परासरण के द्वारा ही होता है, तो ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट आंसर आपका रहेगा। याद रखिएगा जब भी जल का परिवहन अगर पूछ लेगा तो परासरण आएगा, और आपके गैसों का परिवहन जब भी पूछा जाएगा, गैस का परिवहन, तब साथियों क्या आएगा, विसरण के माध्यम से गैसों का परिवहन होता है। चलो जी, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके माध्यम से कोशिका झिल्ली में गैसीय विनिमय होता है। देखिए गैसीय विनिमय अभी मैंने आपको जल विनिमय के लिए बताया, उसी में बता दिया था कि जब भी गैसीय विनिमय की बात पूछ ले, गैस का आदान प्रदान पूछ ले, तो किसकी वजह से होगा, गैस का आदान प्रदान विसरण प्रक्रिया के माध्यम से होगा। तो 31 में प्रश्न नंबर 31 में ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब साथियों रहेगा। विसरण प्रक्रिया के द्वारा गैसों का आदान प्रदान कोशिका में होता है। ठीक है। और एक और पॉइंट याद रखिएगा
कि जो अमीनो अम्ल होता है उसका संवहन भी किसके माध्यम से होता है, विषण के माध्यम से ही होता है, यह भी आप याद रखें। अमीनो अम्ल का संवहन भी किसके माध्यम से होता है, विषण प्रक्रिया के माध्यम से ही होता है। तो यह भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न नंबर 32 की तरफ अपने आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 32 क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पथ मिट्टी से पत्तियों तक जल के परिवहन को सही ढंग से दर्शाता है। मिट्टी से पत्तियों तक, मिट्टी में क्या होती है, पौधे की जड़, तो पानी का जो पथ है अपने को वो जड़ से कहां तक बताना है, पत्ती तक। तो सबसे आसान है, देखिए ये अपने पास पेड़ है, ये इसका तना हो गया और ये नीचे इसकी जड़ें हो गई, ठीक है ना। तो सबसे पहले जाहिर सी बात है जो पानी आएगा वो जड़ों में आएगा, जड़ के बाद में तने में, तने के बाद में जाएगा पत्तियों में। तो क्रम देख लो, मिट्टी से मूल रोम में, मूल रोम यानी जो पतले पतले बाल होते हैं जड़ों के, मूल रोम जो ऐसे पतले पतले बाल होते हैं, रोम होते हैं, मूल रोम उन्हीं को तो बोला जाता है। मूल रोम में जाएगा, सही बात है। मूल वलकुट में उसके बाद में जाएगा, मूल वलकुट में, ये भी ठीक है। फिर मूलों के जाइलम में, हम जानते हैं जो पौधे होते हैं उसमें दो प्रकार के संवहनी ऊतक होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम के द्वारा जल का परिवहन किया जाता है, ये भी हम लोग जानते हैं। और फूड यानी शर्करा का परिवहन, कार्बोहाइड्रेट का परिवहन, मड का परिवहन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है आपके फ्लोएम ऊतक के द्वारा। तो जाइलम के द्वारा किया जाएगा, मूलों का जाइलम, ठीक है। और मूलों का जाइलम आगे भेज देगा, ये पत्तियों का फ्लोएम आ गया सीधा ही, मूलों के द्वारा, मूलों के जाइलम से ये जाएगा तने के जाइलम में, और तने के जाइलम में जाने के बाद में ये पत्तियों के जाइलम में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 तो सही नहीं है। दूसरा, मिट्टी, सबसे पहले पानी मिट्टी में है, मिट्टी से मूल रोम में जाएगा, मूल रोम से मूलों के जाइलम में जाएगा, मूलों के जाइलम से जाएगा मूलों के फ्लोएम में, और मूलों के फ्लोएम से जाएगा पत्तियों के जाइलम में। तो आपको ये पता होगा कि जो फ्लोएम है उसका कार्य शर्करा का परिवहन है, न कि जल का। तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है, पानी मिट्टी में है, मिट्टी से मूल रोम में आएगा, फिर मूल वलकुट में आएगा, वहां से मूल वलकुट से मूलों के जाइलम में आएगा, मूलों के जाइलम से तने के जाइलम में आएगा, तने के जाइलम से पत्तियों के जाइलम में आएगा। ये ठीक लग रहा है। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, मिट्टी मूल वलकुट मूल रोम, नहीं, मिट्टी से मूल रोम में पहले जाएगा, फिर मूल वलकुट में, और वलकुट में इकट्ठा होकर बाद में मूलों के जाइलम में जाता है, ठीक है। मूलों के जाइलम से तने के जाइलम में, फिर पत्तियों के जाइलम में जाता है। तो निश्चित ही ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बहुत अच्छा प्रश्न था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका सही जवाब रहेगा। चलो जी साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही शानदार प्रश्नों के लिए आपके लिए लेके आते रहेंगे, समय समय पर रूबरू होते रहेंगे आप लोगों से। चलिए जी, पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य है, पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य है, यह ऑक्सीजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम का कार्य अभी जस्ट मैंने आपको बताया था। बी, यह कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो साथियों, सजीवों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो विषण प्रक्रिया के द्वारा होगा। तो ये तो दोनों ही नहीं है। यह शर्करा को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, बिल्कुल ठीक है। और जल के लिए कौन है, जाइलम है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, यह शर्करा को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है, फ्लोएम ऊतक, ऑप्शन नंबर सी। तो प्रश्न नंबर 33 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए, प्रश्न नंबर 34 है, फलों में मुख्यतः कौन सा हार्मोन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फलों में मुख्यतः कौन सा हार्मोन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो एब्सिसिक एसिड है, ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, या साइटोकाइनिन है। फलों में मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन पाया जाता है। तो यहां उत्तर होगा आपका साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। साइटोकाइनिन ऐसा पदार्थ है साथियों जो ऑक्सीजन की सहायता से कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, और ये फलों में सर्वाधिक पाया जाता है ना। तो इसी वजह से फल का आकार जो है वो बहुत जल्दी बढ़ता है, क्योंकि साइटोकाइनिन जो है वो अधिक मात्रा में फलों में होगा, कोशिका विभाजन को अधिक प्रेरित करेगा, फल का आकार बढ़ेगा। तो कोशिका विभाजन को उद्दीप्त करने वाला अगर आपको पदार्थ पूछ लिया जाए तो कौन सा होगा, साइटोकाइनिन होगा, ठीक है। कौन सा हार्मोन होगा, साइटोकाइनिन होगा, ठीक है।
और कोशिकाओं की लंबाई में भी ये वृद्धि करता है, यानी कि कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेदार है साइटोकाइनिन एक प्रकार से। तो ऑप्शन डी सही उत्तर यहां होगा। प्रश्न नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है? यानी कि ऐसा हार्मोन आपको बताना है जो वृद्धि को रोक देता है, वृद्धि नियामक हार्मोन जिसको बोलते हैं, वृद्धि को रोक देता है। ऑप्शन ए जिब्रेलिन, बी एब्सिसिक एसिड, सी साइटोकाइनिन और डी है ऑक्सिन। साइटोकाइनिन की हमने बात कर ली, साइटोकाइनिन तो नहीं होगा, ये तो वृद्धि को प्रेरित करता है, कोशिका विभाजन को बढ़ाता है। तो होगा क्या? तो एब्सिसिक एसिड इसका सही जवाब होगा। एब्सिसिक एसिड जो है वो साथी एक वृद्धि रोधी हार्मोन है, ठीक है, वृद्धि रोधी हार्मोन है साथियों ये। यानी और दूसरी चीज ये भी है, ये वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है उसको भी नियंत्रित करने के लिए पत्तियों में जो रंध्र होते हैं उनको बंद कर देता है। तो ऑप्शन बी सही होगा, वाष्पोत्सर्जन की दर को भी ये कम करता है एब्सिसिक एसिड, वृद्धि निरोधी हार्मोन है, ठीक है। प्रश्न नंबर 36 है, पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है कहलाता है। हमने देखा है अक्सर कि पौधे जो है वो सूरज की रोशनी की तरफ झुके हुए होते हैं, है ना। वो किस हार्मोन की वजह से ऐसा होता है? जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एस्कॉर्बिक एसिड या ऑक्सिन? तो साथियों जवाब होगा ऑक्सिन। ऑक्सिन की वजह से ऐसा होता है ना। ऑक्सिन की वजह से क्या होगा कि पेड़ जो पौधे का तना है वो सूरज की रोशनी की ओर झुका हुआ होगा, ऑक्सिन की वजह से ऐसा होता है। चलो प्रश्न नंबर 35 है अपना, पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है? प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन या रसायनुवर्तन? देखिए साथियों प्रश्न बहुत अच्छा है और इसका जवाब क्या होगा देखिएगा। बोला है कि पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण की खिंचाव प्रतिक्रिया में अंकुर, अंकुर यानी एक प्रकार से आप बीज मान लो, अंकुर बीज के ऊपर निकलता है जो कि ऊपर की ओर गति करता है, और अपने को पता है गुरुत्व त्वरण जी या गुरुत्व बल का मान, गुरुत्व बल किधर लगता है? नीचे की तरफ, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो ये जो अंकुर की ऊपर की ओर गति है ये गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में है ना। और जड़, जड़ कहां होती है? नीचे की तरफ। तो जड़ जो है, अंकुर तो ऊपर की तरफ गति करेगा, अंकुर, अंकुर, और जड़ जो है वो साथियों नीचे की तरफ गति करेगी, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में गति करेगी। तो गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया में अपने को जवाब देना है, तो गुरुत्वानुवर्तन इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। गुरुत्वानुवर्तन इस प्रश्न का क्या होगा? सही जवाब होगा। साथियों गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के सापेक्ष पौधों के हिस्सों की वृद्धि को गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है, ठीक है। पौधे के तने के ऊपर की ओर वृद्धि को क्या कहते हैं? यानी कि जो पौधे का अंकुर है वो बाद में तना वगैरह उसी से बनते हैं। तो तने की जो ऊपर की ओर गति होती है, अंकुर की ऊपर की ओर गति होती है, उसको ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल तो नीचे की तरफ है और ये गति कर रहा है ऊपर की तरफ, तो इसको ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन बोलते हैं। और जड़ की गति गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में होती है, इसीलिए उसको धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन बोलते हैं। अब एक शब्द इसमें प्रकाश अनुवर्तन, ये क्या होता है? तो साथियों प्रकाश की दिशा में जो पौधे की गति होती है उसको प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं, जैसा सूरजमुखी में होता है, ठीक है। जलानुवर्तन क्या है? तो जल की दिशा, जल की मात्रा की ओर, है ना, जल की यानी कि नमी की तरफ जो पौधे की गति होती है, नमी की तरफ पौधे के हिस्सों की जो वृद्धि है उसी को जलानुवर्तन साथियों कहा जाता है, ठीक है। और किसी रसायन विशेष की वजह से अगर गति हो रही है तो उसको रसायनुवर्तन कहते हैं। जैसे खाद वगैरह डालने पर ये जो अपने आते हैं ना यूरिया, डीएपी वगैरह, है ना, उर्वरक डालने पर जो गति होगी वो रसायनुवर्तन गति होती है, ठीक है। चलो जी प्रश्न नंबर 38 की बात कर लेते हैं। राइजोप्स नामक ब्रेड फफूंद
में इनमें से किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है। अब देखिए साथियों, बहुत अच्छे से हमने राइजोप्स के बारे में डिस्कस किया है, आया हुआ प्रश्न है ये, और आप सब जानते हो एनसीईआरटी की बुक में बहुत अच्छे से इसको दे रखा है, और मैंने आपको बताया भी था कि राइजोप्स जो है ब्रेड है ना, इसमें बीजाणु निर्माण के द्वारा अलैंगिक जनन होता है, बीजाणु निर्माण के द्वारा, ठीक है, बीजों के निर्माण के द्वारा। तो ऑप्शन यहां बी सही उत्तर हो जाएगा सीधा सीधा। चलो 38 नंबर हो गया ना प्रश्न। हाँ जी, प्रश्न नंबर 39। पौधों में कायिक प्रवर्धन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कायिक प्रवर्धन की बात कर रहा है। कायिक प्रवर्धन का मतलब क्या होता है, यानी कि पौधे के कायिक भागों का बढ़ना, यानी कि कायिक, पौधे के कायिक भागों से नए पौधे का जन्म होना। कायिक भाग जैसे जड़ है, तना है, पत्ती है ना, इनसे नए पौधे का बन जाना ही क्या है, कायिक प्रवर्धन है, ठीक है ना। तो बीज से उत्पन्न होने वाले पौधों की तुलना में इन पौधों में फूल और फल पहले आते हैं। अपने को बताना क्या है, कायिक प्रवर्धन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, यानी जो असत्य कथन वो बताना है। तो बीज से उत्पन्न होने वाले पौधों की तुलना में इन पौधों में फूल और फल पहले आते हैं, कायिक प्रवर्धन, ये बात सही है, गलत नहीं है। क्योंकि जाहिर सी बात है, सीधा अपने एक डाली को, टहनी को भी लगा सकते हैं, तो बड़ी टहनी लगा सकते हैं, तो पौधा जो वो जल्दी बढ़ सकता है, ये सही है। और बीज से तो बिल्कुल अंकुर से ही शुरुआत होगी, तो ये तो ठीक है। बी पौधे जड़, तने और पत्तियों से उगाए जाते हैं। कायिक प्रवर्धन के बारे में तो सही है कि इसमें पौधे जो वो जड़, तने और पत्तियों के माध्यम से उगाए जाते हैं, मैंने आपको बताया, ठीक है ये तो। फिर सी है, उत्पन्न पौधे मूल पौधों से आनुवांशिक रूप से भिन्न होते हैं। नहीं भाई, आनुवांशिक रूप से भिन्न कौन से होंगे, लैंगिक जनन में होंगे, ठीक है, लैंगिक जनन में होंगे, डीएनए तो वहां भी सेम होगा। तो उत्पन्न पौधे मूल पौधों से आनुवांशिक रूप से भिन्न होते हैं, ये कथन गलत है, ठीक है ना। आनुवांशिक रूप से भिन्न नहीं होते हैं, लैंगिक जनन में एक समान ही होंगे। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, ये गलत कथन है कायिक प्रवर्धन के बारे में। डी है, जो पौधे बीज पैदा करने की क्षमता खो चुके हैं उन्हें उगाया जा सकता है। बिल्कुल, कायिक प्रवर्धन से तो उगाया ही जा सकता है, भले ही वो आपके बीज नहीं पैदा कर पा रहे हैं, लेकिन उनको उगा तो सकते हैं अपने कायिक प्रवर्धन के माध्यम से। तो ऑप्शन सी ही यहां पर निश्चित तौर पर सही जवाब रहेगा, ठीक है। चलो प्रश्न नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुविखंडन प्रदर्शित करता है। बहुविखंडन का मतलब है जीव का अनेक खंडों में टूट जाना, अनेक भागों में टूट जाना, और उसके बाद हर एक भाग से एक नए जीव का उत्पन्न होना, यही है बहुविखंडन, जो कि एक अलैंगिक जनन की विधि है। यीस्ट, हाइड्रा, प्लाज्मोडियम या प्लानेरिया। तो साथियों, हाइड्रा और यीस्ट की अगर अपने बात करें, हाइड्रा और यीस्ट में मुकुलन के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है, ठीक है। इसके अलावा अपने बात करें प्लाज्मोडियम की, तो प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है। तो प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होगा, जो कि एक अलैंगिक प्रकार की, यानी अलैंगिक जनन की एक विधि है। तो यह जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां सही जवाब हो जाएगा, प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता की उत्पत्ति होती है। देखिए, अलैंगिक जनन जो होता है ना, उसमें जो जनक है उसी के समान जीव की उत्पत्ति होती है, यानी कि अधिक विविधता नहीं पाई जाती है, लगभग उसी प्रकार का जीव जो है वो उत्पन्न होता है। लेकिन बात करें अपने लैंगिक जनन की, लैंगिक जनन की अगर बात करें, तो लैंगिक जनन में सर्वाधिक विविधता साथियों होगी। तो ऑप्शन यहां आपका डी होगा, लैंगिक जनन, ठीक है। लैंगिक जनन का ही परिणाम हम लोग हैं। आप देख सकते हो विश्व की जनसंख्या इतनी ज्यादा हो चुकी है,
फिर भी एक जैसी शक्ल के दो आदमी आपको बहुत रेयर मिलेंगे, है ना। और वैसे तो बोलते हैं कि एक ही शक्ल के 7 आदमी होते हैं, लेकिन वो तो चलो बातें हैं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कि कितनी विविधता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन है डी, लैंगिक जनन में सर्वाधिक विविधता होती है, तो ऑप्शन है डी सही जवाब यहां पर आपका रहेगा। चलो अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है, यानी क्लोरोफिल में कौन सा इनमें से नहीं पाया जाता। तो सबसे पहले देखिए कैल्शियम है, बी कार्बन है, सी मैग्नीशियम है और डी आपका हाइड्रोजन है। तो साथियों क्लोरोफिल के लिए आपको पता होना चाहिए क्लोरोफिल का फॉर्मूला, है ना। क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल का फॉर्मूला क्या है आपका, क्लोरोफिल का फॉर्मूला है C55H72 Mg N4O5 ये साथियों आपके क्लोरोफिल का फॉर्मूला है, रासायनिक सूत्र है, ठीक है ना। तो ये क्लोरोफिल ए का है साथियों, क्लोरोफिल ए का रासायनिक सूत्र है, क्लोरोफिल ए का रासायनिक सूत्र है। अच्छा क्लोरोफिल बी का क्या होगा, तो फिर वो भी लिख लो, क्लोरोफिल बी का रासायनिक सूत्र क्या होगा, कुछ नहीं करना आपको, C55 रहेगा, H कर लेना 70, MgN4O6 कर देना, 5 की जगह 72 की जगह 70 कर लेना। अब आप यहां देख सकते हो, यहां कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, मैग्नीशियम भी है, नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो इनमें से कौन सा नहीं है, कैल्शियम, कार्बन, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, निश्चित ही ऑप्शन आपका रहेगा कैल्शियम यहां है ही नहीं। तो इस टाइप का प्रश्न भी आ सकता है, आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है, सच्चा फल नहीं है यानी कि झूठा फल है। झूठा फल कौन सा है, सच्चा फल। साथियों सच्चे फल को सत्य फल भी कहते हैं। जो सच्चा फल होता है उसको सत्य फल भी कहा जाता है, सत्य फल भी कहा जाता है, वास्तविक फल भी कहा जाता है, ठीक है। वास्तविक फल भी कहा जाता है, वास्तविक फल भी कहा जाता है, यानी कि अब अपने को ऐसा फल बताना है जो सत्य फल नहीं है, यानी कि अपने को बताना है असत्य फल, असत्य फल बताना है। असत्य फल इनमें से कौन सा है, सेब, अंगूर, खजूर, आलू बुखारा। सेब है, अंगूर, खजूर, आलू बुखारा, कौन सा होगा इसमें साथियों, सत्य फल नहीं है, तो वो है आपका असत्य फल ढूंढना है। तो सेब जो है वो असत्य फल होती है, सेब एक असत्य फल है, ठीक है। सत्य फल होता क्या है, तो साथियों जो अधिकांश पादप होते हैं उसमें जो फल का निर्माण होता है वो अंडाशय के द्वारा ही होता है, और ऐसे फल जिनका निर्माण केवल अंडाशय से होता है उसे सत्य फल कहा जाता है, जैसे अंगूर, खजूर, आलू बुखारा, आम, मक्का, ये जितने भी हैं ये सत्य फल के उदाहरण हैं, ठीक है। लेकिन कुछ पादप ऐसे होते हैं जिसमें अंडाशय के अलावा पुष्प के और भी जो भाग हैं, जैसे पुष्प का बाह्य दल है ना, पुष्पासन है, वो भी भाग लेते हैं फल के निर्माण में। तो ऐसे फलों को असत्य फल या आभासी फल कहा जाता है। तो असत्य फल को एक और नाम से भी जानते हैं, आभासी फल। इसे आभासी फल भी कहते हैं, जिसमें आभासी फल, ऐसा फल, असत्य फल या आभासी फल क्या है, ऐसा फल जिसके निर्माण में केवल अंडाशय भाग नहीं लेता, उसके साथ में बाह्य दलपुंज है, पुष्पासन है, वो भी भाग लेते हैं। जैसे एक तो हो गया आपका सेब, इसके अलावा स्ट्रॉबेरी, अनानास, नाशपाती, ये सारे के सारे क्या है, असत्य फल के उदाहरण हैं। लिख लीजिएगा, इसमें स्ट्रॉबेरी है, अनानास है, नाशपाती है, ये असत्य फल या आभासी फल के उदाहरण हैं, ठीक है। तो 43 में ऑप्शन ए हो जाएगा। ये सत्य और असत्य फल भी अपनी बुक में दिए हुए हैं, तो इनको भी कर लीजिएगा, बहुत अच्छे प्रश्न है।
44 नंबर प्रश्न है और इस वीडियो का मेरे हिसाब से अंतिम प्रश्न होगा ये। हाँ जी, चलो प्रश्न नंबर 44। हाँ, केसर के पौधे का कौन सा भाग मसाला केसर प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है? केसर के पौधे का कौन सा भाग मसाला केसर प्राप्त करने के लिए किया जाता है? शुष्क वर्तिकाग्र, पर्ण, फल और पंखुड़ी। तो शुष्क वर्तिकाग्र इसका सही जवाब होगा। ये केसर वाला याद रख लेना और एक लौंग वाला याद रख लेना, ठीक है ना। केसर के पौधे का के पुष्प का जो वर्तिकाग्र है, शुष्क वर्तिकाग्र, सुखा लिया जाता है वर्तिकाग्र को, उसी से अपने को केसर प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। और बस यही है। केसर को सेफ्रॉन भी साथियों बोलते हैं, आप लोगों को पता होगा सेफ्रॉन, केसर को सेफ्रॉन भी कहा जाता है, ये भी थोड़ा देख लीजिएगा। केसर को सेफ्रॉन के नाम से भी जानते हैं। तो साथियों ये थे आपके 44 महत्वपूर्ण प्रश्न पादपों से संबंधित। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। और ग्रेड 3 के लिए चाहे आपको जीके पढ़ना हो, चाहे साइंस पढ़नी हो, चाहे मैथमेटिक्स पढ़नी हो, पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कुछ बच्चे पूछते रहते हैं कि सर टेलीग्राम ग्रुप बताओ, तो टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हो। और एप्लीकेशन एक बार डाउनलोड करके जीके का हमारा जो कंटेंट है उसका डेमो आप एक बार जरूर देखिएगा, आपको निश्चित ही पसंद आएगा। साइंस और मैथमेटिक्स भी शानदार तरीके से पूर्ण रूप से कंप्लीट करवा दी गई है। जीके का कोर्स अपना भी चल रहा है, वो भी एग्जाम से पहले पहले कंप्लीट करवा देंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। चलो मिलेंगे अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।